अभी कितने यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं वहाँ पे लीगली तौर पर जो है लोग जा सकते हैं? मोस्टली हमारी जो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है इस टाइम पे जर्मनी में, स्वीडन में 10 से 12 लाख वर्कफोर्स चाहिए। यूरोपियन फ्लाइट्स हमारी डायरेक्ट नहीं है। वो जो बाय रोड वाला जो सिस्टम था ईरान के थ्रू वो कम हो गया, अब लोग बाय एयर जा रहे हैं। ये कश्ती वाक़े होते हैं, हमारे ऊपर सख्ती आ जाए तो लीगल काम करने वाला है उसके लिए यहाँ पे परेशानी। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत सी ऐसी इटली में शहर हैं, गांव हैं जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहां पर वो लोगों को पैसा दे रहे हैं कि भाई आप लोग वहां पर आकर रहें। हम इस टाइम पे दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे हैं रेमिटेंस के मुकाबले में। मोस्टली यही हो रहा है कि बायोमेट्रिक होने के बावजूद उसको दोबारा बुला लिया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर है हमारे ये लोग, जो बाहर जाके रेमिटेंस यही लोग हमारे भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। हमने आपसे बताया था कि हम आपको बताएंगे कि बैरून मुल्क कानूनी तौर पर जाने के लिए आपको क्या क्या तरीक़ेकार अपनाने होंगे। इससे कबल सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से आप वहाँ पे कानूनी तौर पर मुलाजमत के लिए जा सकते हैं। इस पर हमने अदनान पराचा साहब से बात की थी। और हमने जब यूनान की कश्ती में हादसा भी हुआ था और लीबिया के पास जो कश्ती का हादसा हुआ है, यूरोप जाते हुए जो पाकिस्तानी जहाँ बहक हुए हैं, उस पर हमने अफसोस का इजहार भी किया था और इस बात पर इरादा किया था कि आपके साथ वो डिटेल शेयर करेंगे किस तरह कानूनी तौर पर आप यूरोप और दीगर मुल्कों में मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे जो कानूनी तौर पर मुलाजमत के लिए जा रहे हैं उन अफराद को तंग किया जा रहा है, इस आड़ में कि ये इंसानी स्मगलिंग का मामला है। पाकिस्तान में एक बड़ा रॉबस्ट किस्म का जो है बैरून मुल्क मुलाजमतों का निज़ाम मौजूद है। वो निज़ाम क्या है और उसमें जालसाजी से कैसे बचा जा सकता है और आजकल उसमें क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से हम अदनान पराचा साहब से बात करेंगे। क्योंकि इत्तलात ये मिल रही है कि बहुत से नौजवान जिन्होंने कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल की थी, उनको एयरपोर्ट पर तंग किया जा रहा है, उनको ऑफलोड किया जा रहा है। हालांकि उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक इजाज़तनामा, जिसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं, वो भी उनके पासपोर्ट पर लगा हुआ है। उनकी तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा है। इस पर हम आज खुलकर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मुश्किलात आ रही हैं। अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ प्रोग्राम में आने का। अदनान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर मुझे कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाना हो तो उसके लिए मैं क्या इक़दामात करूँ और मुझे किस तरह से अपने आप को बचाना है कि मैं स्मगलरों के हाथों ना चढ़ सकूँ, इंसानी स्मगलरों के हाथों। जी बहुत शुक्रिया जी राय साहब। देखिए, कानूनी तौर पे बाहर जाने के लिए हमारे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर जो इस टाइम पे 4 से 5 हज़ार ओवरसीज़ प्रमोटर अक्रॉस द पाकिस्तान मौजूद हैं, उनको रब्ता करके और ब्यूरो की साइट के ऊपर कांटेक्ट करके उससे हमारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लीगल डिमांड्स होती हैं। दूसरा आपने सवाल किया था कि किस तरह बचा जा सकता है। देखिए, इस टाइम पे गल्फ़ स्टेट्स जो है, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी वर्कफोर्स मोस्टली वर्कफोर्स हमारी 70 से 80% वर्कफोर्स वहाँ पे जा रही है और हमारी जो मेजॉरिटी वर्कफोर्स है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे है। उसके बाद हमारी हॉस्पिटैलिटी साइड और पैरामेडिकल उस साइड्स पे आते हैं। अब देखिए, लोगों के अंदर इस टाइम पे ट्रेंड बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों से हमारे यूरोपियन साइड पे जाने के लिए। अब यूनान का कश्ती वाक़या हुआ, उससे पहले कुछ महीने पहले भी एक वाक़या हो चुका था, पिछले साल में भी एक वाक़या हुआ। तो हमारी आंखें तब खुलती हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसके लिए हम पूरा एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जो हम आज तक नहीं बना सके। इसमें सबसे पहले मैं पिछले 3 सालों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करने की इस टाइम पे अशद ज़रूरत है। इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में 10 से 12 लाख वर्कफोर्स की इमीडिएट ज़रूरत है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोविड के बाद पॉपुलेशन रेशो कम हुई है, वो हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिक है, हमने प्रोवाइड भी की है। हमने हर फोरम पे दरख्वास्त भी की है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए जाएँ, हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि हम वहाँ पे जाके B2B वहाँ पे अभी कितने यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान हुकूमत के लीगल एग्रीमेंट हैं और वहाँ पे लीगली तौर पर जो है लोग जा सकते हैं? देखिए, जब आप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेगी तो हमें एक कोटा और एक रेशो एलोकेट हो जाएगी हमारे यूथ अभी तक कोई है किसी यूरोपीय मुल्क के साथ? बहुत कम है इस टाइम पे, बहुत कम है। मोस्टली हमारी जो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है इस टाइम पे जर्मनी में, स्वीडन में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, पुर्तगाल में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमारे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। उनको अक्रॉस दी वर्ल्ड वर्कफोर्स चाहिए, 10 से 12 लाख वर्कफोर्स चाहिए। इस टाइम पे रिक्वेस्ट हम काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं कि वहाँ पे एग्रीमेंट्स किए जाएँ ताकि हमारे जो इलीगल वे से जो बच्चा जाता है, हमारा ट्रांजिट वे से जा रहा है, यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके जाता है। देखिए, FIA आपका वो कहते हैं कि जी विज़िट वीज़ा आपके पास हो, हम नहीं रोक सकते पैसेंजर को, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। हमारे इधर से लोग यूरोपियन फ़्लाइट्स हमारी डायरेक्ट नहीं है।
ऑफ कोर्स इस तरह के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के थ्रू लिबिया का विजिट वीज़ा लेके जाएंगे, यूएई का विजिट वीज़ा लेके जाएंगे, इजिप्ट का जाते हैं, टर्की का जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ से ट्रांजिट के लिए विजिट वीज़ा लेके जाते हैं। वहाँ से फिर कश्ती के ज़रिए वहाँ के जो एजेंट माफिया है तो वो इन्वॉल्व होती है और उनको वहाँ से आगे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लेके जाते हैं। और मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूँ कि इस मौके पे कि हमारे जो उन बच्चों के वालिदैन हैं उनको भी मालूम है। नहीं, डिंकी जो लगती है जो बलूचिस्तान से फिर ईरान फिर तुर्की, आजकल वो कम हो गया और लोग विजिट वीज़े पर इन ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ से फिर इंसानी स्मगलरों के साथ जो वो आगे जाते हैं। जी देखें, वो जो बाय रोड वाला जो सिस्टम था ईरान के थ्रू वो कम हो गया, अब लोग बाय एयर जा रहे हैं। इस ठीक है। टाइम पे बायर जो जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, वहाँ पे ट्रांजिट करते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं और वहाँ से फिर डंकी के थ्रू वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। विजिट वीज़े पे एफआईए भी नहीं रोक सकता क्योंकि उनका कानून है। अब इस चीज़ के ऊपर सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो कुछ शहर जो हैं उनकी तरफ फोकस किया जाए। उधर जो एजेंट माफिया है उनके चक्कर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ओवरसीज़ प्रमोटर जो कि एक लीगल काम करने वाले हैं, हमारे ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं। जैसे ही मैं हमेशा कभी भी कोई ऐसा वाक़या होता है, बैगर्स का केस हुआ, हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स पे सख्ती आ गई, ये कश्ती वाक़या होते हैं, हमारे ऊपर सख्ती आ जाए। तो लीगल काम करने वाला है उसके लिए यहाँ पे परेशानी है। यानी इनका ये कहना है कि जो लीगल तरीके से पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए भेज रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ शुरू हो गई हैं और इसमें हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले हैं, एफआईए वाले हैं, जो एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लेते हैं। नौजवानों के पैसे, उनका टिकट, उनका बहुत कुछ ज़ाया हो जाता है। किसी एक यानी कि किस वजह से एक नौजवान को अगर रोक लेंगे, उनका पूरा ख़ानदान बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होता है। लोगों ने कर्जे लिए होते हैं, फिर इसके बावजूद भी आप उनको नहीं जाने दे रहे, जो लीगली कारोबार कर रहे हैं और इलीगल को आप रोक नहीं पा रहे हैं। मैं यूरोप के हवाले से स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा, यूरोप में क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? पाकिस्तान की कौन सी वजारत को इस पे काम करना चाहिए और पाकिस्तान के किस इदारे को आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए कि वो यूरोप में हम लीगल एग्रीमेंट साइन कर सकें अपनी वर्कफोर्स को भेजने के लिए? देखिए, इस मौके पे मैं तो दरख्वास्त करूँगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, जिन्होंने एक पेन लिया हुआ है जी, ठीक है। यूथ के लिए, और हमारे आर्मी चीफ साहब से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसमें भी आप बेहतरी देखने में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। वो अगर इस चीज़ को टेकअप करेंगे और हमारे वजारत ख़ारजा और फिर हमारी एचआर मिनिस्ट्री, हमारे ये 4 साइड से अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं अश्योर कर सकता हूँ राय साहब कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स भी मुमकिन है। और एग्रीमेंट्स के साथ साथ हम तकरीबन 2 से 2.5 लाख वर्कफोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में हर साल इंजेक्ट इजीली कर सकते हैं, जिससे ये डंकी वाले और इस तरह के सिस्टम डिस्करेज होंगे। मैं डंकी में तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार लोग जाते हैं। देखिए जी, वो रेशो एक आ रही है, 25 से 30 हज़ार की रेशो आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक्चुअल फिगर कोई नहीं बता सकता इस टाइम पे। हम इधर बैठे हुए नहीं बता सकते, क्योंकि वो जब जाके वहाँ पे जाके असाइलम लेते हैं, कुछ लोग जल्दी ले लेते हैं, कुछ बाद में लेते हैं, तो वो फिर टाइम टू टाइम एक रेशो आती है। लेकिन इस टाइम पे हमें फोकस, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस टाइम पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा कीन है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस टाइम पे स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स है और हमारे उन ममालिक जहाँ से हमारी वर्कफोर्स का बिजनेस कम हो रहा है या बंद हो गया है, उनकी तरफ फोकस किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जर्मनी, वहाँ पे किस किस्म का एग्रीमेंट होगा और कौन-कौन से लोग जा सकेंगे? देखिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटैलिटी की है, आईटी की है, पैरामेडिकल की है, ये और आपके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और वो पढ़ी लिखी यूथ हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड और सर्टिफाइड और हमारे पास इस टाइम पे मौजूद जो यूथ है उसके लिए नहीं सोचा जा रहा। बड़ी अहम बात है अदनान पराचा साहब की कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि उनको मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क के लिए हम उनको वसाइल भी क्रिएट करें। यूरोप में इस वक्त आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, उसको बहुत सी ऐसी इटली में शहर हैं, गांव हैं जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बिल्कुल घोस्ट विलेज कहलाते हैं। वहाँ पर वो लोगों को पैसा दे रहे हैं कि भाई आप लोग वहाँ पर आकर रहें। तो हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जिस तरह से उसने मशरक़ जो वस्ता है उसमें सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, मुत्तहदा अरब अमारात है, वहाँ पे जो एक निज़ाम बनाया हुआ है लोगों को कानूनी तौर पर वर्कफोर्स को भेजने का, ऐसे ही मुआहदे जो हैं यूरोपीय मुल्कों के साथ कर लिए जाएँ तो पाकिस्तान से 2 से 2.5 लाख, अच्छा ये अनस्किल्ड वर्कर नहीं जाएगा, ये स्किल्ड वर्कर जाएगा जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हमारे पास यहाँ पे जॉब्स मौजूद नहीं है,
तो क्यों ना उनको हम भेज दें बैरून मुल्क, वो जहाँ कर वहाँ बाहर जाकर सीखें और सीख कर आके दोबारा अपने मुल्क की खिदमत करें। तो अदनान पराजे साहब, ये पूरी सूरत हाल है, आपने बताई है। अच्छा ये बताइए कि जब से ये कश्ती वाला वाक़या हुआ है, जो लीगली तौर पर जा रहे हैं, सुना है उनकी भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। जी, बिल्कुल जी, हमारी मुश्किलात इस टाइम पे ओवरसीज़ प्रमोटर्स की बढ़ी हैं, क्योंकि उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और जो लीगल वेज़ में हमारे जो प्रोटेक्टर हुए हुए बच्चे हैं, जिनके जिनके ये पास प्रोटेक्टर क्या होता है ये बता दें। जी, प्रोटेक्टर ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। इंश्योरेंस जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर वो होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है उसको, कि वो बाहर के ममालिक के अंदर, उस मुल्क के अंदर जॉब के ऊपर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है। उन बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है, एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है और ऑफलोड हो रहे हैं, जिससे ओवरसीज़ प्रमोटर का डेली बेसिस पे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी टिकट्स जितनी भी हैं नॉन रिफंडेबल टिकट्स होती हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं दरख्वास्त करूँगा अपने वफाकी वज़ीर दाखिला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक हैं, और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को टेकअप करें और प्लीज़ हमारी ये मुश्किलात देखें। हम 35 अरब डॉलर रेमिटेंस लाने वाली हमारी ट्रेड है। हम इस टाइम पे दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे हैं रेमिटेंस के मुकाबले में। देखें, पहले नंबर पे फिर इंडिया है, चाइना है, फ़िलिपीन है, आपका मेक्सिको है, पाकिस्तान है। तो हमें तो इसको 35 अरब को 45 अरब डॉलर पे लेके जाना है। जिस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है, तो 2022 में आप ये बिल्कुल एक फैक्ट्स एंड फिगर है कि 2022 में हमारी वर्कफोर्स 8,62,000 गई, 23 में हमारी 8 लाख हो गई, 24 में हमारी 7.25 लाख हो गई। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह की हमारे लीगल काम करने वाले ओवरसीज़ प्रमोटर्स के ऊपर परेशानियों का बायस बनेंगी इस तरह की चीज़ें, तो ये 2025 में तो हमारी वर्कफोर्स 6.5 लाख हो जाएगी। हमारे मेडिकल के अंदर हमारे प्रॉब्लम है। हमारा लड़का बायोमेट्रिक के लिए सुबह 4-4 बजे इस सर्दी के किस अंदर, मुल्क के बायोमेट्रिक के लिए? सऊदी अरेबिया के बायोमेट्रिक के लिए सुबह 4-4 बजे, मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम वजारतों से कि वो जाके चेक करें, खुद चेक करें। आपके पास वीडियोस हैं इसकी? जी, सब चीज़ मौजूद है जी। वो सुबह 4-4 5-5 बजे बच्चे लाइन में इस्लामाबाद में लगते कहाँ हैं। पे? इस्लामाबाद की सराउंडिंग एरिया के अंदर ही है, शहर के अंदर ही है, ठीक है। एरिया बताएं ना आप। एरिया वो अब यार खुल के बात करें ना राजा साहब, एरिया बताएं ना किस एरिया में, ताकि देखिए, लोग जो सुन रहे हैं वो वहां पे देखिए, जाके हुक्म भी जाए ना। बायोमेट्रिक एक लीगल प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो बायोमेट्रिक बच्चे का होता है। उसके बाद ही वो जाके उसका डॉक्यूमेंट्स जो है कॉन्सुलेट के अंदर या पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी के अंदर जमा होता है। और अक्सर यही होता है, मोस्टली यही हो रहा है कि बायोमेट्रिक होने के बावजूद उसको दोबारा बुला लिया जाता है, और फिर वो 2 दिन रहने के बाद खर्चा अपना 300, 200, 400 किलोमीटर दूर से आने के बाद वो बायोमेट्रिक दोबारा कराने के लिए आता है, और फिर हज़ारों अच्छा, रुपए लगाता है। मिसाल के तौर पे एक लड़का है वो बायोमेट्रिक के लिए आया है, ज्यादातर वो लड़के इस्लामाबाद से तो नहीं होते, जी, जी। वो कहाँ से होते हैं? देखिए, हमारी जितनी भी वर्क फोर्स है, आपका हमारी मोस्टली वर्क फोर्स जो सऊदी अरेबिया की तरफ है, केपीके के एरिया के जाते हैं, ठीक है। हमारे पंजाब के एरिया के, हमारे कश्मीर के साइड के हैं। देखिए, मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो बायोमेट्रिक सिस्टम बने हुए, लेकिन इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा बहुत एरिया है जिसके केपीके कवर करता है, लाहौर से लेके, कश्मीर से लेके, हमारा मियाँवाली से लेके पूरा बेल्ट कवर करता है। और आप देखें, हमारे सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे वर्कफोर्स 4.5 लाख वर्कफोर्स जा रही है साल के। तो आप मुझे बताएं कि सुबह 4 बजे 5 बजे कौन ठठरती हुई सर्दी के अंदर सुबह 4-5 बजे जाके लाइन लगाएगा, और वो उसका नंबर होने के, एक सिस्टम होने के बावजूद उसको शाम 5, 7, 8 बजते हैं, उसको एक दिन पहले इस्लामाबाद आना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको रहना पड़ता है, फिर वो उस दिन रात को हो जाता है। वो 300, 400, 200 किलोमीटर का सफ़र रात को 8-9 बजे नहीं तय कर सकता, वो फिर अगली रात फिर इस्लामाबाद में रहता है। देखिए, इसको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जब बायोमेट्रिक के पैसे चार्ज हो रहे हैं, हर चीज़ चार्ज हो रही है, तो उसको एक हमारे जो कैंडिडेट है, जो हमारे सफ़ीर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे, ये लोग जो बाहर जाके रेमिटेंस यही लोग हमारे भेजते हैं, तो उनकी अहमियत को तो हमें यहीं से समझना चाहिए। बड़ी अहम बात है। दान राजा साहब कह रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक के लिए दो लड़के जो हैं, नौजवान जो मुलाजमत, एक तो बाहर जाके हमारे लिए, अपने लिए, और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया जो है हमारी अफरादी क़ुव्वत है, जिसको हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। हम टेक्सटाइल को मराद दे देते हैं, हम दूसरे आईटी शोबे को मराद दे रहे हैं। भाई, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारे काम नहीं आ रहा है, दीगर मुल्कों की ज़रूरत है, उनको भेजने के लिए हम क्यों नहीं सहूलत पैदा कर रहे? क्यों लोगों को सुबह 4-4 बजे लाइनों में आकर लगना पड़ रहा है? इस सर्दी में लोग जा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, और फिर शाम 5-5 बजे तक उनके जो है बायोमेट्रिक नहीं हो पाते हैं। इस हवाले से हुकूमत को इक़दामात बेहतर बनाने होंगे और उनको देखना होगा। हमारी तरफ से आज यही कुछ। अदनान साहब, आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे?
मैं जी बस शुक्रिया अदा करूँगा आपका, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको पॉजिटिव लिया जाए, क्योंकि हम यूथ डेवलपमेंट और स्किल्ड और पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी जो है, हमारी जो यूथ है, वो सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल ना करे और इसको पॉजिटिव। ये आपने बड़ी दफ़ा इसका कवर जी हाँ। किया है। हमने इससे पहले भी जो पॉडकास्ट किए हैं उसमें हमेशा जो अदनान साहब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का खुदा के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अगर आपने बैरून मुल्क जाना है तो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट या आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव ना हो जो आपको जो है आगे जाके वीज़ा प्रोसेस में मुश्किलात करे। हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है हुकूमत से, और जो अदनान साहब कह रहे हैं कि यूरोप में अगर आपने गैर कानूनी तौर पर जो 20-25 हज़ार लोग जाते हैं, इसके बजाय अगर आप इसको लीगलाइज कर लें तो इससे पाकिस्तान सालाना 2 लाख अफराद, 2 लाख पढ़े लिखे हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले अफराद को बैरून मुल्क कानूनी तौर पर भेज सकता है। हमें क्या ज़रूरत है अपने जो 20-25 हज़ार नौजवान हैं उनको इन सारी स्मगलरों के हवाले करने की? हुकूमत को इसे थोड़ा सा काम करना होगा। इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो इस मामले को देखें, और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो इस मामले को देखें और लोगों की गैर कानूनी तौर पर वो लोग जो जा रहे हैं उसके बजाय यूरोप के लिए जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से और दीगर मुल्कों से मुआहदे करें ऐसे कि जिससे पाकिस्तान के नौजवान बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर सकें। इसके अलावा जो लीगल जो जा रहे हैं नौजवान, उनको जो एयरपोर्ट पर तंग किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको जहाज़ों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनसे तंगी करके उनकी जो घर वालों को और उनको जो सताया जा रहा है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब इसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लीगल जाने वाले नौजवानों को तंग कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान से लीगल लोग नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान से तरसीलात ज़र कम होंगी, और तरसीलात ज़र कम होंगी तो पाकिस्तान कभी IMF के प्रोग्राम से नहीं निकल सकेगा। पाकिस्तान के ये नौजवान पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने का सबब हैं। इनको जितनी सहूलत दी जाए, इनको जितनी आराम से और जितनी बेहतर तरीके से बैरून मुल्क भेजा जाए, ये पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आवाम और इन नौजवानों के घर वालों के लिए बहुत अहम है, और ख़ुद इन नौजवानों के लिए बहुत अहम है। हमारी तरफ से यही कुछ। आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। हम कोशिश करेंगे कि कंट्री टू कंट्री बताएं आपको कि यूरोप में किस मुल्क में किस किस्म की जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके लिए क्या स्किल आपको डेवलप करनी होंगी। हमारी तरफ से यही कुछ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।